लास्ट टाइम मैंने आपको एक रिएक्शंस बताई थी, तो अगर याद हो आपको, जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड चल रहा है, यानी कि हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शन, नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस हैं। तो अगर याद हो आपको, तो ये कहा गया था कि भाई कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, एटलीस्ट 2 मोल लेंगे तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ब्रेक होगा वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक नेसेंट ऑक्सीजन को फ्री करेंगे। ठीक है, एक तो ये याद होना चाहिए आज की क्लास में। दूसरा, ये मैं कब बात कर रहा हूँ, जब मेरे पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तब। लेकिन इसी को मैं बात करूं कि नाइट्रिक एसिड अब की बार ले लिया डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब वाटर की एक्सेस अमाउंट में है नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट है, तो ये भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन और 3 नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। तो जो आज की क्लास होगी बिल्कुल सारा समझ में आएगा, बहुत प्यार से समझाते हुए चलेंगे। आप लोगों से ये है कि आप लोग बिल्कुल आराम से उसको देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। यानी कि 2 रिएक्शंस हैं, इन दोनों रिएक्शंस के बेस पे मैं आपको जो रिएक्शंस है आपकी मेटल्स के साथ और नॉन मेटल के साथ, उन्हीं को समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए शुरू कर रहे हैं। देखिए ये है कंसनट्रेटेड, तो हमें पता भाई कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, उसके साथ रिएक्शन हो जाएगी मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो दोनों रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं नाइट्रिक ऑक्साइड्स कंसंट्रेटेड में, क्योंकि कंसंट्रेटेड है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन जब मैं डाइल्यूट की बात करूं तो डाइल्यूट के अंदर मेटल तो रिएक्शन कर लेती है, जैसे मैग्नीशियम मेटल है वो रिएक्शन कर लेती है इजीली, और Mn मेटल है वो भी रिएक्शन कर लेती है। लेकिन अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स में ये कभी नॉन मेटल्स अगर मैं बात करूं, जैसे कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, फास्फोरस है, तो ये कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉन मेटल्स अगर मेरे पास है जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन या फास्फोरस, तो नॉन मेटल्स के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब बात करें कि भी हमारे पास सबसे पहले रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस मेटल्स के साथ भी देख रहे होते हैं और नॉन मेटल के साथ भी। तो नॉन मेटल के साथ डाइल्यूट तो रिएक्शन में जाएगा नहीं, यानी कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है वो तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। या मैं बोल सकता हूँ कि नाइट्रिक एसिड के साथ नॉन मेटल्स, यानी कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करेंगी। इस रिएक्शन को हटा रहा हूँ क्योंकि हमें तो ये ऊपर वाली रिएक्शन से ये याद रखनी है। अब नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन देखेंगे, यानी नॉन मेटल्स हम क्या लेंगे अपने पास। एक बात है कि सबसे पहले हम कार्बन के साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे, उसके बाद सल्फर के साथ रिएक्शन करवा के देखेंगे, उसके बाद आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, उसके बाद फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो इसका मतलब जो नाइट्रिक एसिड है ये कैसा है, ये सप्लाई क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। क्या सप्लाई करेगा, ऑक्सीजन, जैसा आपको दिख रहा है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर हुई नाइट्रिक एसिड की। तो मैं बोल सकता हूँ, पहले देख लेते हैं जनरल तरीका, कि कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, बेसिकली यदि ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन किस में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। अभी इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। दूसरा सल्फर है, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा वाटर की, मतलब मीडियम होगा आपका वाटर एक्वस मीडियम में, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और जब आयोडीन है एक्वस मीडियम के अंदर और ये भी हमारे पास ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी, तो ये भी किस में कन्वर्ट होगा, आयोडिक एसिड में, HiO3, आयोडिक एसिड बोलते हैं इसको, आयोडिक याद रखेंगे। फास्फोरस है तो ये भी हाइपोफास्फोरिक एसिड H3PO4 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली हमें ये बातें याद रखनी है कि जब जब हम रिएक्शंस को पढ़ेंगे तो हमें एक जनरल तरीका याद रखना है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, सल्फर सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और आयोडीन है आयोडिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगी, और फास्फोरिक एसिड है जैसे H3PO4 फास्फोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड बोलेंगे इसको, ठीक है। यहाँ तक देखो। अब इसकी रिएक्शंस पढ़ते हैं, किस तरह से रिएक्शंस होंगी। पहली रिएक्शन कार्बन की, कार्बन ऑक्सीडाइज
इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। 2 मोल ऑफ HNO3, ये कंसंट्रेटेड है भैया, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड है। ये किस में ब्रेक होगा, वाटर मॉलिक्यूल में प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और एक नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। लेकिन जब मैं कार्बन की रिएक्शन किसके साथ करूंगा, HNO3 के साथ, तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई होगी एटलीस्ट 2 मोल, इसमें कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में। अब इसको देखिए, इस तरह से अपने को देखना पड़ेगा कितने हैं 2 नेसेंट ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इस ओवरऑल रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये पूरा मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो सके। अब एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है उनको इधर लिख दीजिए, और एरो के बाद राइट हैंड साइड में है उनको उतार के लिख दीजिए। इसमें जो कट रहा है वो काट दीजिए। देखिए 2 मोल थे नेसेंट ऑक्सीजन के, काम में आ गए, तो इसको तो हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, कार्बन, कार्बन के साथ 4 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, यानी कि रिएक्शन में जाएगा। और इसके साथ साथ इधर देखो क्या बन गया, 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 मोल ऑफ 2 तो था ही, 2 कितना हो गया 4 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और हमारे पास क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो गया। यानी कि आपकी रिएक्शन ये हो जाती है, जब भी कार्बन की रिएक्शंस होगी तो इस तरह से रिएक्शन होगी। अगर मैं सेकंड रिएक्शंस की बात करूं, यानी कार्बन को तो हमने क्या कर लिया, CO2 में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड रिएक्शंस की बात करते हैं हम। सेकंड रिएक्शन यानी कि सल्फर, और सल्फर होता है S8 की फॉर्म में, सल्फर कन्वर्ट इनटू द सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि जब भी सल्फर का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। आपको इस तरह से याद रखना है। तो सबसे पहले जो रिएक्शंस है वो तो ये लिखोगे सभी में, इन 2 मोल ऑफ HNO3, इसकी रिएक्शन हो गई किसके साथ, मतलब ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें, वाटर मॉलिक्यूल्स में, और 2 मोल ऑफ NO2 प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे भी, सल्फर लिया तो सल्फर एग्जिस्ट जो करता है वो ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में करता है, यानी कि जो ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म होती है उसमें एग्जिस्ट करेगा। तो जब सल्फर की रिएक्शन होगी तो हमें कम से कम नेसेंट ऑक्सीजन चाहिएंगे, बिल्कुल नेसेंट ऑक्सीजन चाहिएंगे भैया, ठीक है। अब नेसेंट ऑक्सीजन कितने चाहिएंगे वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो इसकी रिएक्शन देखिए भी हमें क्या बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है। तो सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो चाहिए, हमें वाटर मॉलिक्यूल्स लिखना पड़ेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, H2SO4 के अंदर। तो यहाँ पे सल्फर कितने थे 8, तो यहाँ पे सल्फर आप कितने लगाओगे 8, तो सल्फर 8 तो हो गया। लेकिन देखिए ऑक्सीजन इम्बैलेंस हो गया आपका, कितना हो गया 8 चौक 32। तो आप लोग क्या करोगे, तो हमारे पास कितने हो गए वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हमारे पास देखिए कि हमारे पास 8 दूनी 16, 16 तो क्या आ जाते हैं हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। सल्फर S8 लिया तो हमें एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा 8 मोल, यानी 8 दूनी 16 तो करना पड़ेगा। 8 मोल तो क्या ले लिया मैंने, हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो 8 तो क्या हो गए यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, और इधर 32 है। तो एटलीस्ट मुझे कितने हाइड्रोजन रखने, ऑक्सीजन रखने यहाँ पे 24, ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो जैसे 24 आपने लिया तो इसको भी आप साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से, यानी कि जो नेसेंट ऑक्सीजन है उनको भी हमने बैलेंस कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्शन लिखेंगे और राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड में, इनको सभी को उतार दीजिए। देखिए नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन है, तो इनको तो हम नहीं लिखेंगे भाई, ये तो हट ही जाएंगे यहाँ से। अब इसको देखिए कितने 24 को मल्टीप्लाई करिए, यानी सल्फर है S8 किससे रिएक्शन करेगी, HNO3 से। तो HNO3 कितना हो गया 48 HNO3 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपना इधर का हो गया। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं 8 वाटर मॉलिक्यूल्स। इससे क्या मिल रहा है हमें, इससे क्या मिल रहा है, देखिए इससे क्या मिल रहा है 8 मोल H2SO4, एक तो ये मिल गया 24, यानी कि 24 H2O ये मिल गया, और 48 NO2 मिल गया, यानी ये आपकी रिएक्शंस हो जाती है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, देखिए इधर भी 8 मोल है
और इधर भी क्या है 24 है। आप चाहें तो इसका मतलब है कि इसमें से 8 मोल को घटा के भी लिख सकते हैं। तो आपकी ये दूसरी रिएक्शंस हो जाएगी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है ना। कि हमारे पास जब सल्फर की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमें फॉर्मेशन किसका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, ठीक है। और साथ में साथ जो गैस इवोल्व होती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप लोग इसको इस तरह से देखोगे। थर्ड रिएक्शंस की बात करते हैं। थर्ड रिएक्शन में देखिए आयोडीन है, ये जब ऑक्सीडाइज होगी तो आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन करेगी। इसको क्या बोला जाता है, आयोडिक एसिड। इसको किस तरह से देखेंगे, तो सबसे पहले देखिए कॉमन रिएक्शन तो ये होगी, ये रिएक्शन तो चलनी है अपनी, HNO3 वाटर मॉलिक्यूल्स और आपका नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब आयोडीन की रिएक्शन करवाएंगे तो आयोडीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे तो आयोडीन का पेंटा ऑक्साइड कंपाउंड बनेगा। सबसे पहले उसको देखिए, यानी कि I2O5 ये कंपाउंड बनता है आपका, ठीक है। तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, तो इसको हम बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिलहाल 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए आयोडिक एसिड कब बनेगा, आयोडिक एसिड कब बनेगा, जिसमें प्रोटॉन मिल जाए। प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा, वाटर से मिलेगा। तो इसका मतलब ये जो अपने पास है I2O5 ये एक्वस मीडियम में यानी वाटर के साथ ट्रीट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HiO3, यानी कि किस में कन्वर्ट हो गया अपने पास, ये कन्वर्ट हो जाता है आयोडिक एसिड के अंदर। इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं हम। ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा देखिए किस तरह से, हमने कहा कि भी 5 नेसेंट ऑक्सीजन काम में आ गए जो डेवलप हुए थे, तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन को तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन से हम हटा देंगे। इस रिएक्शन को हमने ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से। तो इसका मतलब ये तो कितने हो गए 10। तो हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन इसकी रिएक्शन वास्तव में किससे हो रही है, 10 मोल ऑफ HNO3 से हो रही है। और देखिए आयोडिक एसिड यहाँ भी बना, सॉरी I2O5 यहाँ भी बन रहा है और I2O5 यहाँ भी है, तो इसका मतलब काम में आ गया था यहाँ पे। तो इसको भी हम हटा देंगे। बाकी की इक्वेशंस को हम उतार लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स इधर है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी एक से काट दीजिए। तो इसका मतलब आयोडीन की रिएक्शन जब भी HNO3 के साथ होगी तो हमें क्या मिल रहा होता है, 5 का मतलब हो गया 10, ये 10 NO2 प्लस 2 मोल ऑफ HiO3, यानी ये आपका कंपाउंड हो गया है। यानी कि हमें क्या मिल जाता है, जब भी एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए आयोडिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन से ये देखिए लॉन्ग टाइम तक याद नहीं होंगे आपको। अगर आपने डायरेक्ट रिएक्शन पढ़ ली, सर हम कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक रिएक्शन आप लोग ये याद रख लोगे ना, तो आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा भाई मैं किस तरीके से इन रिएक्शंस को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप भी यही तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें, देखिए फास्फोरस की है, 4th रिएक्शन, यानी नॉन मेटल्स में 4th रिएक्शन पढ़ रहा है। अब कंपाउंड पता होना चाहिए भी, 4th टाइप की रिएक्शन है, फास्फोरस है, हमें पता भी फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और ये किस में कन्वर्ट होगा, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्या नाम इसका, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए रिएक्शंस भी देखना जरूरी है। पहली रिएक्शन तो यही होगी, ऐसे कैसे लिख दीजिए भाई 2 मोल ऑफ, क्योंकि हमें तो इसका डिकम्पोजिशन रिजल्ट चाहिए ना, HNO3 है, जब ये टूटेगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस नेसेंट ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा, क्योंकि कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन हो रही है। लेकिन जब मैं फॉस्फोरस की रिएक्शन करवाऊंगा, फॉस्फोरस की रिएक्शन और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, अब हमें ये डिसाइड करना है नेसेंट ऑक्सीजन कितने चाहिएंगे। तो फास्फोरस का जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा वो बनता है नॉन मेटल के साथ P4O10, यानी कि फास्फोरस का ऑक्साइड हो गया P4O10। तो इसके लिए हमें देखो कितने चाहिए, कम से कम नेसेंट ऑक्सीजन 10, तो इसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 10 से, ताकि यहाँ पे तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस हो गया। तो इसको और बैलेंस कर लेते हैं नेसेंट ऑक्सीजन को, तो 10 से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ा।
यानी फास्फोरस की रिएक्शन हो गई और H3PO4, तो हमारे पास PO फास्फोरस का ऑक्साइड तो मिल गया, लेकिन हाइड्रोजन कैसे आए, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो ये रिएक्शन कर लेता है P4O10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, तो इससे बनता है H3PO4 मिल गया। अब फास्फोरस कितने थे 4, तो इसको बैलेंस कर दीजिए 4 से, ये कितने हो गए हाइड्रोजन 12, ये अपने पास है तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरा हाइड्रोजन भी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। इसको आप देखिए किस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो नेसेंट ऑक्सीजन 10 है, ये हटा दीजिए भाई, ऑक्सीजन हट जाएंगे। P4O10 है, O10 है, इनको भी हटा दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए, कितने हैं भैया 20, और किसके साथ रिएक्शन है, फास्फोरस के साथ, यानी P4 की रिएक्शन वास्तव में किसके साथ हो रही है, 20 मोल ऑफ HNO3 के साथ हुई, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर के साथ हुई। तो इधर तो कितना है, एक इधर 10 है, तो इससे क्या मिल रहा है, देखिए इधर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ओवरऑल आप लिख सकते हो भाई, इधर 6 है इधर 10 है, तो आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, वास्तव में कितना 4 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी इधर लिख सकते हो, वो एक ही बात है। और रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको साथ साथ, 4 मोल ऑफ H3PO4। तो आपकी जो रिएक्शन हो जाएगी, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा वाटर मॉलिक्यूल, इधर भी वाटर मॉलिक्यूल, तो आपका जो बैलेंस बचता है वाटर मॉलिक्यूल का, इधर लिख सकते हो 4 मोल वाटर मॉलिक्यूल। तो हमारे पास जो फास्फोरस था वो किस में कन्वर्ट हो चुका, यानी किस में ऑक्सीडाइज हो गया, फास्फोरिक एसिड में, यानी ऑर्थोफास्फोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये जो बेसिकली रिएक्शंस थी, जैसे कार्बन को मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में बदला, आयोडीन को मैंने आयोडिक एसिड के अंदर बदला, फास्फोरस को मैंने फास्फोरिक एसिड के अंदर बदला, और अपने पास एक और था आयोडीन के साथ फास्फोरस हो गया, सल्फर है सल्फर को हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बदला। मतलब HNO3 ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, ये नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करवाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडिक एसिड, फास्फोरिक, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। रिएक्शन ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड, यानी कि रिएक्शन ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन है विद मेटल्स। तो मेटल्स के साथ रिएक्शन होगी। अब मेटल भी मेरे पास दो तरह की हो सकती है, उसको देखेंगे। एक तो होगी लेस, पहले तो मोर का कर लेते हैं, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर, मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। जो मोर रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे मैं बात करूं सोडियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, आयरन की, एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम की, इस तरह से, ठीक है ना, क्रोमियम ले सकते हो, ये सारी की सारी क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। और जबकि बात करें लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। जैसे हम बात करें भैया सिल्वर की, कॉपर की, इस तरह की जो मेटल्स हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव आएंगे। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ भी रिएक्शन होगी और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ भी रिएक्शन होगी। HNO3 किसके साथ रिएक्शन नहीं करता, गोल्ड के साथ और प्लेटिनम के साथ रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ये कैसी है, इनर्ट है भैया, इनर्ट मेटल होती है। तो कभी भी HNO3 गोल्ड के साथ और प्लेटिनम के साथ तो रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, या मैं कहूँ कि हाइड्रोजन से मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं बेसिकली, तो उनकी तो रिएक्शन हो जाती है। और जबकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है जैसे सिल्वर और गोल्ड, उनकी रिएक्शंस भी होती है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो आपका अलग अलग बनाते हैं। अब मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की अगर बात करूँ, यानी जो मेटल्स हैं उस मेटल की रिएक्शन अगर HNO3 के साथ करवाओगे, ये देखिए कंसेप्ट है, यहाँ से ट्रिक है, ठीक है ना, ये ट्रिक याद रखोगे। जो मेटल की रिएक्शन यानी कि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि इसकी रिएक्शन जब HNO3 के साथ हुई तो ये नाइट्रेट्स बनाते हैं, यानी कि क्या बनेंगे, मेटल और मेटल का क्या बनाएंगे, नाइट्रेट। आप लोग इस तरह से याद रखेंगे, NO3 नाइट्रेट बोलेंगे इसको।
मेटल नाइट्रेट बनेगा, और ये मेटल नाइट्रेट के साथ साथ हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट होगी। इट इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। जब भी मेटल कौन सी, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल HNO3 के साथ रिएक्शन करेगी तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रेट। आप लोग सीधा कंसेप्ट याद रखोगे। और ये क्या बच गया अपने पास, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन भी कैसा है, नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट होगा। लेकिन जब नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट हो गया तो वापस क्या काम होता है उसको भी देख लेते हैं। ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये फर्दर यानी कि HNO3 के साथ दोबारा से रिडक्शन प्रोसेस में जाता है, रिडक्शन प्रोसेस में जाएगा। तो रिडक्शन के साथ साथ ये आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड, जैसे अमोनिया, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, इन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। और इन मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे टेम्परेचर कितना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। दोबारा से समझेंगे। जब मैं मेटल की रिएक्शन करवाऊंगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो मेटल नाइट्रेट बनेंगे। आप लोग इस तरह से याद रखिए, मेटल नाइट्रेट बनेंगे और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। और हाइड्रोजन जो है वो रिडक्शन प्रोसेस के अंदर चला जाता है, यानी कि HNO3 में मैं अगर हाइड्रोजन को जोड़ दूँ, वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करवा दूँ, यानी बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हमें हो सकता है अभी नाइट्रस ऑक्साइड मिले, नाइट्रिक ऑक्साइड मिले, HNO3 मिले, अमोनियम नाइट्रेट मिले या नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड्स मिले। तो हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वो प्रोडक्ट ये बढ़ेंगे। और ये जो प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। यानी HNO3 में डाइल्यूट ले रहा हूँ, HNO3 में कंसनट्रेटेड ले रहा हूँ, या HNO3 में मतलब लो टेम्परेचर पे बात कर रहा हूँ, कोल्ड है या फिर हॉट है। तो बेसिस ये आपके साइड प्रोडक्ट होंगे, उसके बाद ही हमें केमिकल रिएक्शंस को आगे समझने में आसानी होगी। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, और मेटल्स में भी कौन सी होंगी, रिएक्टिव मेटल्स, जिसमें सब पहला जो केस ले रहे हैं वो मैग्नीशियम का ले रहे हैं कि मैग्नीशियम हो सकती है, मैग्नीज हो सकती है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, इसलिए मैग्नीशियम एक ऐसी मेटल है जो कि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्शन करने के साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करती है। तो मैग्नीशियम मेटल है या मैग्नीज मेटल है, इसकी रिएक्शन अगर हम HNO3 के साथ कर दें, ये वेरी डाइल्यूट ले सकते हैं अभी, वेरी डाइल्यूट भी 1 to 2%, यानी कि इसके साथ भी हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन कर देती है। तो इसमें सबसे पहले देखिए क्या बना, मैग्नीशियम नाइट्रेट बना। ये मैग्नीशियम नाइट्रेट कहलाएगा आपका, यानी मैग्नीशियम का नाइट्रेट बन गया। वैलेंसी इसकी कितनी है, 2 है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। और इसके साथ साथ एक हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो गया, यानी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और फॉर्मेशन किसका होगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट का हुआ। मैग्नीज ये भी सॉलिड फेज में, इसकी रिएक्शन भी क्या करवा दे, HNO3 के साथ करवा दे, यानी 2 मोल के साथ। तो हमें इससे भी देखिए क्या मिल रहा होता है, नाइट्रेट का फॉर्मेशन मिलेगा। मैग्नीज नाइट्रेट मिल गया आपका, और इसके साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन मिल जाता है। तो आप इन दोनों को याद रखोगे, सिंपल सी बात है। जब भी मैग्नीज की रिएक्शन, मैग्नीशियम की रिएक्शन और मैग्नीज की रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होगा, और दूसरा नाइट्रेट की फॉर्म में, देखिए नाइट्रेट बना, ये भी नाइट्रेट की फॉर्म में आ गया। इतनी सिंपल सी बात है। जब भी मैं मेटल की रिएक्शन करवाऊंगा HNO3 के साथ तो नाइट्रेट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट में हमें उनको वेरीफाई करना होगा कि HNO3 हम किस तरह का ले रहे हैं, हॉट ले रहे हैं या कोल्ड ले रहे हैं। HNO3 है और HNO3 मेरे पास
दो तरह का हुआ, देखिए HNO3 जो पहले बात करेंगे वो कैसा है, डाइल्यूट, ठीक है ना, डाइल्यूट। और डाइल्यूट में भी कंडीशंस हमारे पास दो रखेंगे, एक तो लो टेम्परेचर रखें, लो टेम्परेचर कहने का मतलब क्या है, बिल्कुल डाइल्यूट होगा, और डाइल्यूट में भी कैसा है, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर का मीनिंग हुआ कोल्ड, ठीक है ना, हम कोल्ड में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि HNO3 डाइल्यूट तो है लेकिन किस कंडीशन में, हॉट कंडीशन में, यानी कि हम हॉट कंडीशन में भी इसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद ये डाइल्यूट के बाद हम किसकी बात करेंगे, कंसंट्रेटेड की बात करेंगे। तो सबसे पहले जब रिएक्शन करवाऊँ, देखिए जिंक की, तो जिंक मेटल जो हमारे पास है रिएक्टिव मेटल हुई, और ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगी एटलीस्ट 2 मोल के साथ। तो इसमें देखिए जिंक नाइट्रेट बना, जिंक नाइट्रेट, इसका तो फॉर्मेशन होगा ही होगा, और इसके साथ साथ फॉर्मेशन जो है अपने पास वो 2 नेसेंट हाइड्रोजन, मैं थोड़ा नज़दीक लिख लेता हूँ, प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट होंगे। इसका मतलब जिंक नाइट्रेट फॉर्मेशन हुआ, और फॉर्मेशन के यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे भी देखिए नाइट्रेट बन रहे हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है नेसेंट, इसको आप बताया था मैंने, फर्दर ये किससे रिएक्शन करता है, HNO3 से, यानी कि HNO3 तो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा, इसकी रिएक्शन H+, ठीक है, यानी नेसेंट हाइड्रोजन से ये रिएक्शन करेगा। तो फॉर्मेशन किसका करता है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स का, और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमने वाटर मॉलिक्यूल्स कितने, 3 रिप्रेजेंट करने हैं, तो 3 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर दिया, तो हमें एटलीस्ट कितने, 8 हाइड्रोजन काम में आएंगे, ठीक है ना, 6 और 3 9, ये हो गया 8 और 1 9, बैलेंस है। अब देखिए यहाँ पे 8 नेसेंट हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो अगर इसको मैं पूरे को ओवरऑल 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। फर्दर ये जो अमोनिया मॉलिक्यूल्स है, ये फर्दर रिएक्शन में काम आता है, दोबारा से HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, HNO3 के साथ अमोनिया मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करेगा, और ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट, इसका ध्यान रखेंगे भी, अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पे, कि भैया जिंक की रिएक्शन जब भी हम HNO3 के साथ करवाएंगे, पहली कंडीशन कैसा है, HNO3 कोल्ड है, मतलब लो टेम्परेचर है, ठंडा हुआ है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी इस तरह की रिएक्शंस होगी। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के उसमें लिखते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो हटा सकता हूँ मैं, और अमोनिया देखिए वापस काम में आ गए, इनको हटा सकता हूँ, लिख दीजिए भैया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब 4 मोल जिंक किससे रिएक्शन कर रहा है, 8 तो HNO3 हो गया, 9 और 10, यानी 10 मोल ऑफ HNO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है। और इसके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो देखिए 4 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 4 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस अमोनियम नाइट्रेट, यानी हमारी जो रिएक्शन होगी वो ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जो मेटल मैंने जिंक ली, इसके रेस्पेक्ट में आप क्या ले सकते हो, इसके रेस्पेक्ट में आप लोग SN मेटल ले सकते हो और आयरन मेटल ले सकते हो। आपका इसी तरह से फॉर्मेशन होता हुआ चला जाएगा। एक तो ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे करके देखते हैं भैया, हॉट में क्या चेंज आएगा। हॉट में देखिए क्या चेंज आता है, सिंपल एक बात है कि ये रिएक्शन एज यूजुअल चलेंगी, यानी कि जिंक रिएक्शन करेगा किसके साथ, 2 मोल ऑफ HNO3 के साथ। तो ये किसको फॉर्म कर रहा है, जिंक नाइट्रेट। इसको देखते चलेंगे साथ साथ, जिंक नाइट्रेट बन रहा है प्लस हाइड्रोजन बन रहा है अभी 2 नेसेंट हाइड्रोजन। लेकिन दोबारा से रिएक्शन बता रखी है आपको भाई, HNO3 है, ये नेसेंट हाइड्रोजन कम से कम 8 नेसेंट हाइड्रोजन के साथ फॉर्म हो रहा है, और इससे क्या मिल रहा है, अमोनिया मॉलिक्यूल्स मिल रहा है प्लस 3 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ रिएक्शन में यानी कि HNO3 है, इसकी रिएक्शन दोबारा से अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ होगी,
तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे कोल्ड की बात कर रहा था, इस रिएक्शन में मैं किसकी बात कर रहा था, कोल्ड की। जब मैं हॉट की बात करूँगा तो एक स्टेप और फॉलो करनी है आपको। ये जो अमोनियम नाइट्रेट हमने बनाया ये भैया टूट जाता है, दिख रहा है आपको किसमें, एक तो हमारे पास NO2 में नाइट्रस ऑक्साइड के अंदर, प्लस दूसरा हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स बना लेता है 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, बैलेंस करके देख लेना एक बार। तो इसमें सिर्फ एक स्टेप को आपको एक्स्ट्रा फॉलो करना है जिसपे मैं स्टार लगा देता हूँ, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम नाइट्रेट यहाँ से ब्रेक हो जाता है क्योंकि भैया देखिए हॉट है, कंडीशन क्या रखी है हमने, हॉट, इसका मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अमोनियम नाइट्रेट दोबारा से डिकम्पोज होकर नया प्रोडक्ट बना देता है जो NO2 प्लस अपने पास क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको भी लिख दीजिए। देखिए अमोनिया है, दोबारा से काम में आ गई, और कितने से बैलेंस करना हमें, यहाँ से 4 से बैलेंस करना है। और अमोनियम नाइट्रेट है, दोबारा से काम में आ गया, हटा दीजिए इनको, बाकी आप लोग लिख दीजिए, जैसे 4 जिंक। ठीक है, कितने मोल हो गए, 1 2 और 4 से मल्टीप्लाई करो 8, तो यही है 10 मोल ऑफ HNO3। इससे रिएक्शन होने के बाद बन क्या रहा है, N2O प्लस वाटर मॉलिक्यूल, 3 तो ये है, 2 ये है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और हमारे पास कितने भाई, 4 मोल ऑफ जिंक नाइट्रेट, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेसिकली रिएक्शन क्या थी, ये रिएक्शंस तो किस में थी, कोल्ड में, और ये रिएक्शन किस में हो रही है, हॉट के अंदर। यानी जो रिएक्शंस है ये कोल्ड में होगी और ये हॉट में होगी। कंसंट्रेटेड HNO3, अब कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ जो रिएक्शंस करेंगे वो देखिए किस तरह से होगी। यानी जिंक की रिएक्शन मैं 2 मोल ऑफ HNO3 ले रहा हूँ, और अब की बार हो गया हमारे पास कंसंट्रेटेड HNO3। तो ये फर्दर क्या बना देता है, वही जिंक नाइट्रेट बनाएगा प्लस 2 मोल ऑफ सिर्फ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन 2 नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, ऑलरेडी हाई टेम्परेचर है, और कैसा कंसंट्रेटेड है। जब कंसंट्रेशन की रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो HNO3 था ये कंसंट्रेटेड है, तो इसका बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन है, ये वापस टूट जाती है किसके अंदर, ये NO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर H2O, यानी इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेगी। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी वो देखिए कि HNO3 का रिडक्शन हुआ, फर्दर वाटर मॉलिक्यूल्स और NO2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कितने नेसेंट हाइड्रोजन काम में आए, 2, और यहाँ पे कितने, अब यहाँ 2। तो मैं अब इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 2 से कर दूंगा। तो ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या लिखनी पड़ेगी, देख लीजिए, जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 मोल ऑफ जिंक रिएक्शन कर रहा है किससे, 4 मोल तो अपने पास क्या है ऊपर, और 2 मोल ये, तो मैं कह सकता हूँ 4 और 2 6 मोल हो गए अपने पास। यानी कि 2 से, 1 मिनट सॉरी, हाँ ठीक है, HNO3 है और 2 ये, तो मैं 4 मोल ऑफ HNO3 टोटल ये बनेगा। इसके बाद फर्दर, क्योंकि हाइड्रोजन तो हटा ही देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हट गए, बचेगा क्या मेरे पास, जिंक नाइट्रेट प्लस NO2 और 2 मोल ऑफ वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली किस में होगी, ये रिएक्शन किस में होगी, कंसंट्रेटेड में होगी, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर होगी। यानी जो रिएक्शन है हमने 2 तरह से देख ली कि एक तो हॉट में और कोल्ड में, लेकिन ये कंसंट्रेटेड है HNO3, तो कंसंट्रेटेड HNO3 है वो हमारे पास इस तरह से रिएक्शन में जाएगा। ठीक है ना, जिंक के केस, तो जिंक के केस के साथ मेटल्स और भी होंगी, उनकी भी रिएक्शन इस तरह से होती है। कब है, जब मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है तब आपकी ये इस तरह की रिएक्शन होगी। फर्दर देखिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए अगर हमें ये पता करना पड़े कि नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हमें कौन सा टेस्ट करना पड़ता है, रिंग टेस्ट करना पड़ता है। बेसिकली रिंग टेस्ट के अंदर
हम ये देखेंगे कि कोई भी कंपाउंड है उसमें नाइट्रेट है या नहीं है, यानी कि एक्वस फेज में क्या होगा, नाइट्रेट आयन होगा। इस नाइट्रेट आयन के साथ यानी किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने नाइट्रेट का कंपाउंड लिया हुआ है, इसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ऐड करेंगे। ठीक है, फेरस सल्फेट, फेरस का मतलब Fe2 प्लस चार्ज आ गया, एटलीस्ट इसके 3 मोल काम में आएंगे। और ये कंसंट्रेटेड H2SO4, इसमें क्या ऐड किया जाता है साथ साथ टेस्ट ट्यूब पे, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो 4 मोल ऑफ H प्लस आयन, यानी ये कहाँ से आता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से। दोबारा से एक बार कर रहा हूँ मैं, देखिए एक तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है, उस एक्वस सॉल्यूशन में हम फेरस सल्फेट ऐड करेंगे, जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया हुआ है फेरस सल्फेट ऐड करेंगे। ठीक है ना, वो ऐड करने के बाद H2SO4 ऐड करते हैं बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप टेस्ट ट्यूब के साथ साथ। तो यहाँ तक की अगर बात करें, धीरे धीरे क्या होगा, फर्दर ये जो फेरस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फेरस किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट काम है वो नाइट्रिक ऑक्साइड करती है। ठीक है ना, इसका ध्यान रखेंगे। फर्दर होता क्या है कि जब आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, दोबारा से रिएक्शन कर लेते हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें बात करेंगे FeH2O होल 6, यानी कि हमें हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि आयरन की रिएक्शन दोबारा से किससे हो जाएगी, वाटर मॉलिक्यूल से होती है, तो एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। ये काम होने के बाद जब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, इसकी रिएक्शन होगी इस कॉम्प्लेक्स के साथ, ये कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स एक तरह का, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो FeH2O होल 5 और इसके साथ बन गया नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है ना, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया। ठीक है, और यहाँ पे जो आयरन पे चार्ज आ गया वो आयरन पे चार्ज आपका +1 हो जाता है। देखिए समझने वाली बात है, ये कॉम्प्लेक्स बन चुका, यानी कि ब्राउन कलर का है, ब्राउन कलर। अब इसको क्या बोला जाता है, पेंटा एक्वा, इसको बोला जाएगा नाइट्रोसोनियम आयरन, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। एक कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स है पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन फर्स्ट। सबसे ज़रूरी काम ये हो जाता है, यानी इसका जो फॉर्मेशन होगा वो एक रिंग की फॉर्म में हो जाता है उन लेयर्स के बीच में। मैं इसको इस तरह से समझाऊं कि जो आपकी टेस्ट ट्यूब थी, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सबसे पहले क्या लिया हुआ था, एक्वस सॉल्यूशन लिया हुआ था। उस सॉल्यूशन के अंदर आपने साथ साथ क्या डाला, फेरस सल्फेट डाला, दूसरा मैं बोल देता हूँ कि फेरस सल्फेट आपने ऐड कर दिया। ठीक है, यानी कि आपके पास नाइट्रेट आयन है, उसके बाद आपने फेरस सल्फेट डाला। लेकिन जैसे जैसे आप H2SO4 ऐड करोगे इसी टेस्ट ट्यूब में, यानी H+ आयन डालोगे कंसंट्रेटेड, तो धीरे धीरे होता क्या है, एक रिंग का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है दोनों लेयर्स के बीच में। और ये जो रिंग होती है क्या होती है, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन। अब कमाल की बात देखिए, यहाँ पे आयरन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, क्योंकि एक्वा मॉलिक्यूल है, इन पे तो चार्ज 0 होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की क्या है, +2। यहाँ पे आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाती है, +1 हो जाती है। इसका मतलब ये जो कलर आएगा ना, ब्राउन कलर, ये किसकी वजह से आता है, बाय द चार्ज ट्रांसफर। तो हमारे पास चार्ज ट्रांसफर कौन करने वाला कंपोनेंट है, यहाँ से चार्ज ऑब्टेन होता है, यानी कि चार्ज कहाँ से डोनेट किया जाता है, नाइट्रोसिल कंपाउंड है इससे। लेकिन अब इसका नाम नाइट्रोसिल नहीं होगा, नाइट्रोसोनियम बोलेंगे, तो इसका नाम जरूर ध्यान रखेंगे, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन फर्स्ट। यहाँ पे आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज नोन एज रिंग टेस्ट। बेसिकली किसके लिए किया जाता है, ये रिंग टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये नाइट्रेट आयन कंपाउंड्स यानी नाइट्रेट कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं, या मैं बोल सकता हूँ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए काम में लेते हैं। प्रैक्टिकल करवाते हैं लैब के अंदर,